नमस्कार दोस्तों, होम स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बिहार विजय सीरीज प्रैक्टिस सेट 7 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आने वाले बिहार के सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर या मेघालय? तो देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश में कितनी संख्या है। तो 60 है, हिमाचल प्रदेश में 68 है, मणिपुर में भी 60 है और मेघालय में भी 60 है। तो राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है? खाप पंचायत, जाति पंचायत, ग्राम पंचायत या जन पंचायत? राइट आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत। सर्वप्रथम भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। कहाँ से? तो नागौर, राजस्थान से। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंचायती राज व्यवस्था को कब किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम। कब? तो 1992 द्वारा। इसके भाग कौन में रखा गया है? तो भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक के पंचायती राज व्यवस्था की गई है। किस अनुसूची में है पंचायती राज व्यवस्था? तो 11वीं अनुसूची में। पंचायती राज व्यवस्था के कितने स्वरूप है? तो त्रिस्तरीय स्वरूप है। कौन कौन है? तो ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर क्या होता है? तो ग्राम पंचायत होता है। ब्लॉक स्तर पर क्या होता है? तो जनपद या पंचायत समिति भी कहते हैं। और जिला स्तर पर क्या होता है? तो जिला पंचायत होता है। ग्राम पंचायतों को प्रमुख या सरपंच का चुनाव क्या होता है? तो प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ध्यान रखेंगे हमेशा किस रूप में किया जाता है? तो प्रत्यक्ष रूप में। जबकि जनपद या पंचायत एवं जिला पंचायत के अध्यक्षों का चुनाव क्या होता है? तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है? पटवारी, लंबरदार, जमींदार या जेलदार? तो राइट आंसर हो जाएगा पटवारी। भारत में उपखंड या जनपद या तहसील स्तर पर भूमि अभिलेख अधिकारी के लिए पटवारी या पटेल शब्द का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखेंगे यह राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासनिक अधिकारी होता है। पटवारी का प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? तो भूमि रिकॉर्ड तैयार करना, प्रत्येक फसल का रिकॉर्ड तैयार करना और उसका रखरखाव करना, दाखिल खारिज के समय अभिलेखों का अद्यतन करना, फसल निरीक्षण, दाखिल खारिज रजिस्टर और अन्य भूमि अभिलेखों के आधार पर सांख्यिकी प्रतिवेदन तैयार करना होता है। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? चक्रवर्ती, प्रियदर्शी, धर्मदेव या धर्मकृति? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रियदर्शी। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? ब्राह्मणी, शारदा, खरोष्टी या नंदा नगरी? राइट आंसर हो जाएगा खरोष्टी। खरोष्टी और ब्राह्मणी प्राचीन भारत की प्रमुख लिपियां है। खरोष्टी लिपि क्या होती है? तो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, जबकि ब्राह्मणी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। ध्यान रखेंगे खरोष्टी लिपि के प्रमुख तथ्य कौन कौन से थे? इसे इंडो बैक्ट्रियन लिपि के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रचलन भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र विशेषकर गंधार क्षेत्र में होता था। सम्राट अशोक के शाहबाजगाढ़ी एवं मानसेसोहरा अभिशिलालेख खरोष्टी लिपि में लिखी गई है। कौन कौन से अभिलेख लिखे गए? तो शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा शिलालेख। खरोष्टी लिपि का विकास अरमाइक लिपि से मानी जाती है। किस लिपि से मानी जाती है? तो ध्यान रखेंगे अरमाइक लिपि से। मुगल चित्रकार किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर था? जहांगीर, हुमायूं, शाहजहां या अकबर? राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकार स्वर्णिम काल माना जाता है। इस काल में मुगल चित्रकार अपने चरमोत्कर्ष यानी शीर्ष बिंदु पर पहुंची। जहांगीर ने हेरात के प्रसिद्ध चित्रकार आका राजा के नेतृत्व में आगरा में चित्रशाला यानी चित्रकला कार्यशाला की स्थापना की थी। किसके नेतृत्व में? आका राजा के नेतृत्व में। जहांगीर स्वयं चित्रकला का पारखी तथा चित्रकारों का विशेष संरक्षण देता था। इस काल में मुगल चित्रकला का भारतीयकरण हुआ। यह ईरानी प्रभाव से काफी हद तक मुक्त था। इसके काल में प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे? तो उस्ताद मंसूर, अबुल हसन और बिशन दास। ये तीनों प्रसिद्ध जहांगीर के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? राजस्व एकत्रित करने हेतु, सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु, धार्मिक सद्भाव की स्थापना हेतु या स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने हेतु? तो राइट आंसर हो जाएगा सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। मनसबदारी व्यवस्था को प्रमुख रूप से किसने चालू किया था? तो ध्यान रखेंगे अकबर के शासनकाल में। अकबर ने सैनिकों की सुगमता से भर्ती एवं सैन्य प्रशासन में सुधार हेतु
मनसबदारी व्यवस्था लागू किए थे। मनसबदारी व्यवस्था के प्रमुख तथ्य कौन कौन से हैं? तो मनसब का अर्थ होता है, फारसी शब्द होता है जिसका अर्थ होता है दर्जा या ओहदा होता है। यह व्यवस्था मूलतः मंगोलों की सैन्य प्रणाली से प्रेरित थी जिसे अकबर ने अपनाया था। जिस व्यक्ति को मनसब प्रदान किया जाता था उसे मनसबदार कहा जाता है। प्रत्येक मनसबदार के दो पद होते थे, कौन कौन? जात और सवार। जात क्या होता था? तो जात मनसबदार के व्यक्तिगत पद और उसके अधीन रखे जाने वाले सैनिकों की संख्या को दर्शाता था, जबकि सवार उसके अधीन घुड़सवार की वास्तविक संख्या को दर्शाता है। राजा मान सिंह मिर्जा अजीज कोका 7,000 जात के मनसबदार थे, जबकि भगवान दास 5,000 जात के मनसबदार थे। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया था? फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश बलबन या सिकंदर लोधी? राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक नहरों का निर्माण करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था। अगर नहरों का निर्माण करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक पूछे तो ध्यान रखेंगे कौन सा होगा? तो गयासुद्दीन तुगलक। और सर्वाधिक नहरों का निर्माण करने वाला पूछे तो क्या आंसर हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। उनके नहरों, तालाबों और कुओं का निर्माण भी करवाया था। उसने कृषि को बढ़ावा देने हेतु कई प्रमुख नहरों का निर्माण कराया, जिसमें यमुना से हिसार, सतलज से घंघर और घंघर से फिरोजा तक नहरें प्रमुख थे। फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई पर हर के सब नामक कर लगाया था। ध्यान रखेंगे सिंचाई पर कौन सा कर लगाया था? तो हक के सर्व। ये एक कृषि पद्धति की कर थी। हमेशा पूछता है कृषि आधारित कौन कौन सी थी? तो हक के सर्व। जो कुल उपज का क्या होता था? तो 1/10 भाग होता था। उसकी सिंचाई योजना से कृषि उत्पादन और राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हुई थी, हुगली का उपयोग कौन करता था? डच, फ्रांसीस, पुर्तगाली या अंग्रेज? तो राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड कैनिंग? तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन ने। लॉर्ड लिटन ने अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति अपनाई थी। लॉर्ड लिटन का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1876 से 1880 के बीच। ये भारत के वायसराय थे। इनके शासनकाल में क्या हुआ था? तो द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। कब हुआ था? तो 1878 से 1880 में। इनके शासनकाल के दौरान ही लिटन ने मध्य एशिया में रूस के बढ़ते प्रभाव को रोकने के उद्देश्य से अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति अपनाई थी। ध्यान रखेंगे किसके प्रभाव को बढ़ने से रोकने के लिए अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति अपनाई थी? तो रूस के प्रभाव को। यह युद्ध अफगान के अमीर शेर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ। शेर अली को रूस समर्थक माना जाता था। ध्यान रखेंगे युद्ध के बाद शेर अली की पराजय हुई और अंग्रेजों ने अफगानिस्तान के विदेशी मामले का प्रभाव स्थापित कर लिया। युद्ध के परिणाम क्या हुए? तो 1879 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी? तो गंडमक की संधि हुई थी। ध्यान रखेंगे गंडमक की संधि किससे संबंधित है? तो अफगानिस्तान से। याकूब खान ने संधि पर हस्ताक्षर किया। किसने हस्ताक्षर किया था? तो याकूब खान ने। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था? वर्धा से, दांडी से, सेवाग्राम से या साबरमती से? राइट आंसर हो जाएगा दांडी से। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। ध्यान रखेंगे कब दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई थी? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को। किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने। किस आश्रम से? तो साबरमती आश्रम से। उसमें अनुयायी कितने थे? तो 78। लगभग कितनी मील था? तो 241 मील यानी 390 किलोमीटर की यात्रा के बाद 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचे थे। कब पहुंचे थे? तो 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को। और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून तोड़कर इसने क्या प्रारंभ किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। इसलिए परीक्षा की दृष्टि से दांडी सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ स्थल माना जाता है। शराबबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? चित्तरंजन दास, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद या लाला लाजपत राय? राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। शराबबंदी आंदोलन कब हुआ था? तो 1922 ईस्वी में। नेतृत्व किसने किए थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। शराबबंदी का अर्थ क्या होता है? तो लगान यानी कर का भुगतान न करना। इस आंदोलन में किसानों ने अन्यायपूर्ण करों का विरोध करते हुए लगान न देने का निर्णय लिया था। यह आंदोलन किसानों के अधिकारों की रक्षा, ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध चलाया गया था। महत्वपूर्ण तथ्य कर देख लेते हैं। इसमें नेता कौन प्रमुख थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। वर्ष का था तो 1922। यह किसके विरुद्ध था? तो अन्यायपूर्ण लगान यानी कर के विरुद्ध था। उपाधियां इसी दौरान इनकी किस उपाधि दी गई थी? तो सरदार यानी लौह पुरुष की उपाधि दी गई थी। और इनका जन्म कब हुआ है? 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी को।
ये स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं प्रथम गृह मंत्री भी रह चुके हैं। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद या सी राजगोपालाचारी? राइट आंसर हो जाएगा जेबी कृपलानी। भारत के विभाजन यानी 1947 के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। वे 1946 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे और स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इसी पद पर थे। स्वतंत्रता के संगठनात्मक मतभेदों के कारण उन्होंने 1947 ईस्वी में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। जेबी कृपलानी एक प्रमुख गांधीवादी, स्वतंत्रता सेनानी और समाजसेवी नेता थे। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले या भगत सिंह? तो राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कस्तूरबा गांधी, श्रीमती एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू या भिकाजी कामत? राइट आंसर हो जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी कांग्रेस की? तो एनी बेसेंट। कब बनी थी? तो 1917 ईस्वी में। किस अधिवेशन में? तो कलकत्ता अधिवेशन में। ध्यान रखेंगे। अब प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू। कब बनी थी? 1925 ईस्वी में। किस अधिवेशन में? तो कानपुर अधिवेशन में। इनका जन्म कब हुआ था एनी बेसेंट का? तो 1 अक्टूबर 1847 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? तो लंदन, इंग्लैंड में। और मृत्यु कब हुई थी? तो 20 सितंबर 1933 ईस्वी को। कहाँ? तो मद्रास, वर्तमान चेन्नई में। प्रमुख आंदोलन क्या था? तो होम रूल लीग आंदोलन। कब शुरुआत हुई थी? तो 1916 ईस्वी में। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के सत्याग्रही कौन थे? सरोजनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, विनोबा भावे या सुभाष चंद्र बोस? राइट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। प्रारंभ कब हुआ था? तो 1940 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी के द्वारा। प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे। जब विनोबा भावे को गिरफ्तार कर लिया गया तो द्वितीय सत्याग्रही किसे बनाया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू का। फिर इन्हें गिरफ्तार करने के बाद किसे बनाया गया? तो तृतीय सत्याग्रही ब्रह्मदत्त को बनाया गया था। उद्देश्य क्या था? तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को बिना भारतीय की सहमति के शामिल करने के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, यानी द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को बिना पूछे उसे द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया गया था। देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? साखाराम गणेश देउस्कर, राजेंद्र प्रसाद, निवारण चंद्र या मुरली मनोहर प्रसाद? राइट आंसर हो जाएगा साखाराम गणेश देउस्कर। निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? न्यूजीलैंड, फिलीपींस, जापान या क्यूबा? राइट आंसर हो जाएगा जापान। निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप है? फिलीपींस, इंडोनेशिया, मालदीव या क्यूबा? राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां है अन्नामलाई पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ियां, कार्डम या इलायची पहाड़ियां या सेवराय पहाड़ियां? राइट आंसर हो जाएगा कार्डम या इलायची पहाड़ियां। कार्डम या इलायची पहाड़ियां कन्याकुमारी के निकट स्थित है। यह दक्षिण पश्चिमी घाट का भाग है जो केरल और तमिलनाडु राज्यों से फैली हुई है। किस राज्य में फैली हुई है? ध्यान रखेंगे केरल एवं तमिलनाडु राज्य में। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो अनाई मुंडी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो 2695 मीटर। ध्यान रखेंगे। इस क्षेत्र में क्या क्या प्रसिद्ध है? तो इलायची, चाय और कॉफी के उत्पादन के लिए यह क्षेत्र प्रसिद्ध है। कार्डम पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट की जैव विविधता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमेशा पूछता है कि ये किस भाग का हिस्सा है? तो कार्डम पहाड़ियाँ तो पश्चिमी घाट के। राज्य देख लेते हैं तो केरल और तमिलनाडु राज्य में फैली हुई है। सबसे ऊंची चोटी कौन है? तनाई मुंडी। कितनी है? तो 2695 मीटर। प्रमुख फसल कौन कौन है? तो इलायची, चाय और कॉफी। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? कानन देवा, नीलगिरी, दार्जिलिंग या गिरनार? तो कानन देवा, नीलगिरी और दार्जिलिंग, इन तीनों पर चाय की खेती की जाती है, गिरनार में नहीं की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में परवाल भीति नहीं पाई जाती है? केम्बे की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी या लक्षद्वीप या मिनिकॉय द्वीप? तो राइट आंसर हो जाएगा केम्बे की खाड़ी में। बाकी कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप पर यह परवाल भित्तियां पाई जाती है। केम्बे यानी खंबात की खाड़ी में परवाल भित्तियां नहीं पाई जाती है। क्यों? क्या कारण है? तो जल की अधिक गंदलापन, तेज ज्वार भाटा और अधिक अवसादन के कारण परवालों के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं है। भारत में परवाल भित्तियां मुख्यतः निम्न क्षेत्रों में पाई जाती है। किसके क्षेत्र में? तो कच्छ की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में, पाक की खाड़ी में, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में, लक्षद्वीप समूह में। इन 5 क्षेत्रों में परवाल भित्तियां पाई जाती है। परवाल द्वारा निर्मित एटोला द्वीपों का प्रमुख उदाहरण है एंटोल द्वीपों का।
मन्नार की खाड़ी कहाँ है? तो भारत का प्रमुख समुद्री जैव विविधता एवं प्रवाल भित्ति क्षेत्र है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर हासिल दर्ज की गई? ईसाई में, हिंदू में, सिख में या जैन में? राइट आंसर हो जाएगा जैन में। 2011 की जनगणना के अनुसार जैन समुदाय की साक्षरता दर कितनी थी? सर्वाधिक थी कितनी? तो 86.73%। जैन समुदाय शिक्षा और व्यापार के क्षेत्र में अपनी उल्लेखनीय भागीदारी के लिए जाना जाता है। ध्यान रखेंगे, इनका मुख्य है क्षेत्र क्या है? तो व्यापार। सभी धार्मिक समुदायों में जैन समुदाय की साक्षरता दर सबसे अधिक है। जैन समुदाय की साक्षरता दर अभी देखें तो 86.73% है। भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो 74.04%। 2011 की ध्यान रखेंगे, ये सभी आंकड़ा है 2011 की जनगणना के अनुसार। जनगणना 2011 में भारत कौन सी जनगणना थी? तो 15वीं जनगणना थी। और स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी? तो 7वीं जनगणना थी। ये भी ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है? नाबार्ड, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या इलाहाबाद बैंक? राइट आंसर हो जाएगा नाबार्ड। नाबार्ड प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है, बल्कि यह पुनर्वित्त प्रदान करने वाली शीर्ष विकास वित्तीय संस्था है। इसका कार्य क्या है? तो ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं को वित्त उपलब्ध कराता है जो आगे किसानों एवं ग्रामीण क्षेत्रों को ऋण देते हैं। इसलिए नाबार्ड स्वयं आम जनता या किसानों को प्रत्यक्ष ऋण नहीं देता। ये प्रत्यक्ष ऋण नहीं देता, बल्कि अन्य बैंकों के सहारे किसानों तक ये पहुंचाता है। ध्यान रखेंगे, इसलिए प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है। पूरा नाम क्या है इसका? तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखेंगे 12 जुलाई 1982 ईस्वी को। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि मंत्रालय, वित्त आयोग या नाबार्ड? तो राइट आंसर हो जाएगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? मुद्रा से, जीडीपी से, जनसंख्या से या जीएनपी से? तो राइट आंसर हो जाएगा जीडीपी से। हिंदू वृद्धि दर शब्द का संबंध भारत की जीडीपी की धीमी आर्थिक वृद्धि दर से है। इस शब्द का प्रयोग अर्थशास्त्री किसने किया था? तो प्रोराज कृष्णन ने। कब किया था? तो 1978 ईस्वी में। यह शब्द 1950 से 1980 के दशक तक भारत की लगभग 3 से 4% वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर को दर्शाने के लिए प्रयोग किया गया था। यह शब्द 1991 के आर्थिक सुधारों से पहले भी धीमी आर्थिक वृद्धि दर को इंगित करता है। 50 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट स्केल में बदलें तो सूत्र क्या होता है? C/5 बराबर F माइनस 32/9। तो C कितना है? तो 50। तो 50/5 बराबर F माइनस 32/9। तो ये कितना हो जाएगा? 10। 10 9 90। 90 बराबर F माइनस 32 और इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 122 बराबर F। तो F का मान कितना हो जाएगा? 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है मेडुला, थैलेमस, हाइपोथैलेमस या सेरेबेलम? तो राइट आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस के द्वारा। हाइपोथैलेमस मानव शरीर के तापमान को प्रमुख नियंत्रण केंद्र होता है। यह मस्तिष्क का एक भाग होता है। कहाँ पाया जाता है? ध्यान रखेंगे तो मस्तिष्क में। यह थैलेमस के नीचे तथा पिट्यूटरी ग्रंथि के पास स्थित होता है। हाइपोथैलेमस शरीर का तापमान, भूख, प्यास, नींद, जल संतुलन और तथा हार्मोन स्राव जैसे महत्वपूर्ण क्रियाओं को नियमन करता है। पिट्यूटरी ग्रंथि को नियंत्रित करके अंतःस्रावी तंत्र के कार्यों को भी संचालन करता है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का, स्टाइरिन का, विनाइल एसीटेट का या प्रोपीन का? राइट आंसर हो जाएगा आइसोप्रीन का। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे कहते हैं पैरासाइटिज्म, म्यूजियोलिज्म, कॉमेसोलिज्म या कन्वर्जन? राइट आंसर हो जाएगा म्यूजियोलिज्म। लाइकेन जो होता है शैवाल और कवकों के सहजीवी संबंध को दर्शाता है। इस संबंध में दोनों जीव एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। शैवाल प्रकाश संश्लेषण करके भोजन यानी कार्बोहाइड्रेट बनाता है
और कवक क्या करता है, तो शैवालों को जल, खनिज, लवण, सुरक्षा और आश्रय प्रदान करते हैं, इसलिए एक दूसरे के सहजीवी संबंध है। इसलिए शैवाल और कवकों के बीच का संबंध म्यूचुअलिज्म यानी सहजीविता कहलाता है, ध्यान रखेंगे। ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य घटक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड या ओजोन, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है, मीथेन भी आता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी आता है और ओजोन भी आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ग्रीन हाउस गैस वैसे गैस होते हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल को ऊष्मा को रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव को उत्पन्न करते हैं। इसके प्रमुख गैस कौन कौन से हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है, लिनियस, लेमार्क, मेडल या डार्विन। राइट आंसर हो जाएगा डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन ने 1859 ईस्वी में ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक लिखी थी, ध्यान रखेंगे किसने लिखी थी, तो चार्ल्स डार्विन ने कब लिखी थी, तो 1859 ईस्वी में। इस पुस्तक में उन्होंने प्राकृतिक चयन यानी नेचुरल सिलेक्शन द्वारा विकासवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था, ध्यान रखेंगे, तो चार्ल्स डार्विन ने। किस पुस्तक में, तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में। यह आधुनिक जीव विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक मानी जाती है। पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था, तो 1859 ईस्वी में। मुख्य सिद्धांत क्या है, तो प्राकृतिक चयन द्वारा विकासवाद। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था, स्वामी विद्यानंद, राजकुमार शुक्ल, श्री कृष्ण सिंह या जेपी सेन। तो राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विद्यानंद ने। कब किया था, तो 1920 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया था। असहयोग आंदोलन का प्रबल समर्थक थे, किसानों को आंदोलन से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। किसने निभाई थी, तो स्वामी विद्यानंद ने। उन्होंने बिहार के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर किसानों को संगठित किया था। दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन, ध्यान रखेंगे, नागपुर अधिवेशन के बाद बिहार में असहयोग आंदोलन को व्यापक जनसमर्थक मिला था। आंदोलन कौन था, तो असहयोग आंदोलन। कब से कब तक चला था, तो 1920 से 1922 के। किस कारण वापस ले लिया गया था, तो चोरा चोरी कांड के बाद। कब हुआ था चोरा चोरी कांड, तो 5 मार्च 1922 ईस्वी को। भूमिका क्या थी, तो बिहार में किसानों का नेतृत्व एवं संगठन। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है, सच्चिदानंद सिन्हा, कुमार कालिका प्रसाद सिंह, सर गणेश सिंह या आचार्य नरेंद्र देव। तो राइट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा को। सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है। बिहार को बंगाल से अलग कर पृथक प्रांत बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, ध्यान रखेंगे, इसीलिए इनको बिहार निर्माता के नाम से जाना जाता है। वे संवैधानिक सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष भी थे। वे हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय तथा किसी प्रांत के राज्यपाल बनने वाले प्रथम भारतीयों में शामिल थे। वे प्रिवी काउंसिल के सदस्य भी रह चुके थे। परीक्षा तो महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। उपाधि क्या है, तो आधुनिक बिहार का निर्माता के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो आरा, वर्तमान भोजपुर बिहार में। विशेष उपलब्धि क्या है, तो संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे, ध्यान रखेंगे। प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा। योगदान क्या था, तो बिहार को अलग प्रांत बनाने में आंदोलन के प्रमुख नेता के रूप में जानते हैं। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है 21, 17, 12 या 6। राइट आंसर हो जाएगा 12। बिहार में गंगा नदी के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है, तो 12 है। ये जिले कौन कौन से हैं, तो बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर और लखीसराय। गंगा नदी बक्सर जिले के चौसा के पास बिहार में प्रवेश करती है तथा कटिहार के निकट झारखंड यानी पश्चिम बंगाल की ओर आगे बढ़ती है, ध्यान रखेंगे। ये गंगा नदी बिहार में कहाँ प्रवेश करती है, तो बक्सर जिले के चौसा के निकट। और बिहार से होते हुए कहाँ, झारखंड, पश्चिम बंगाल कहाँ निकल जाती है, तो बंगाल की ओर आगे बढ़ जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज किया गया, सिवान, गोपालगंज, सारण या किशनगंज। राइट आंसर हो जाएगा गोपालगंज में। 2011 की जनगणना के अनुसार गोपालगंज जिले में बिहार का सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज किया गया है, ध्यान रखेंगे। यहाँ प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, तो 1021 महिलाएं हैं।
ये आंकड़ा याद रखेंगे, पूछता है एग्जाम में। और बिहार में सबसे कम लिंगानुपात किस जिले में है, तो मुंगेर जिला में है। यहाँ 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, तो 876 महिलाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ी वाले वन क्षेत्र से घिरे हैं? पश्चिमी चंपारण, गया, कैमूर या नवादा? तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण बिहार का सबसे अधिक घने पतझड़ वन वाले जिले हैं। यहाँ सोमेश्वर पर्वत, दून पर्वत श्रेणी और उप हिमालयी तलछटी में आर्द्र पतझड़ी वन पाए जाते हैं। इस जिले में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान एवं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी स्थित है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, या वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, तो पश्चिमी चंपारण जिले में। बिहार का कुल वन क्षेत्र लगभग 7299 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो लगभग 7.75% है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक घनी आबादी यानी प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई है? तो सर्वाधिक घनी आबादी बिहार के किस जिले की है? शिवहर, वैशाली, पटना या दरभंगा? तो राइट आंसर हो जाएगा शिवहर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले की है? तो शिवहर जिले की है। कितना है? तो प्रति वर्ग किलोमीटर पर 1882 व्यक्ति रहते हैं, ध्यान रखेंगे। और दूसरे स्थान किसका है? तो पटना का। यहाँ कितने रहते हैं? तो 1823 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। पटना से भी अधिक आबादी कहाँ है? तो शिवहर में। अधिक आबादी नहीं, मैंने प्रति वर्ग किलोमीटर में सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ की? तो शिवहर की। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस जिले की है? तो कैमूर जिले की। यहाँ कितने, 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? तो 488 व्यक्ति, 488 व्यक्ति। अब बिहार का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात क्या है? तो 935, 934, 933 या 932? तो राइट आंसर हो जाएगा 935। बाल लिंगानुपात किसे कहते हैं? तो 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग में प्रति 1000 बालकों पर बालिकाओं की संख्या। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि उसकी वर्ष क्या होते हैं? तो 0 से 6 वर्ष के बालकों को उसमें मापते हैं। और बिहार का बाल लिंगानुपात कितना है? तो 935 है। और भारत का बाल लिंगानुपात कितना है? तो 919 है। दोनों आंकड़ा ध्यान रखेंगे। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह, महादेवलाल सराफ, कुमार मिश्रा या सत्यनारायण? तो राइट आंसर हो जाएगा महादेवलाल सराफ ने। भागलपुर से नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो महादेवलाल सराफ ने। आंदोलन था नमक सत्याग्रह यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो बिहार में प्रारंभ कब हुआ था? तो ध्यान रखेंगे, ये आंकड़ा बहुत VVI है, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। और प्रेरणा कौन थे? तो महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कब हुई थी? तो 1930 ईस्वी में। कब स्टार्ट हुई थी? तो 5 मार्च 1930 को। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा, स्वामी योगानंद, नरहरि पारिख या दादा भाई नौरोजी? तो राइट आंसर हो जाएगा फूलन प्रसाद वर्मा ने। इनके सहयोगी कौन कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण एवं राहुल साकृत्यायन। मुख्य उद्देश्य क्या था? तो समाजवादी विचारों का प्रचार, श्रमिक किसान संगठनों का विकास करना। ठीक है। फरवरी 2026 में किन 2 आर्द्रभूमियों को नए रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है? चिल्का झील, लोकटक झील या पटना पंछी अभयारण्य या छारीडांड कक्ष को या केवलादेव और सांभर को या वुलर और अष्टमुंडी को? तो राइट आंसर हो जाएगा पटना पंछी अभयारण्य, एटा और झारीडांड कक्ष को रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है अभी फरवरी 2026 में। पटना पंछी अभयारण्य कहाँ है? तो एटा उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखेंगे, पटना पंछी अभयारण्य कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित पटना पंछी अभयारण्य को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। यह उत्तर प्रदेश का 11वां रामसर स्थल है। कितनेवें रामसर स्थल है? तो 11वां, ध्यान रखेंगे। और झारीडांड आर्द्रभूमि कहाँ है? तो कच्छ गुजरात में स्थित है। गुजरात के कच्छ स्थित झारीडांड आर्द्रभूमि को रामसर सूची में शामिल किया गया है। यह बन्नी घास मैदान के पास स्थित है। इसमें यहाँ कौन सी घास मैदान पाई जाती है? तो बन्नी घास। इन दोनों के जुड़ने के बाद भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? तो 98। अब तो 100 से भी पार कर चुकी है न्यूनतम आंकड़ों के अनुसार। भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या थी?
90, 91, 96 या 100वीं? राइट आंसर हो जाएगा 91वीं। महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन नियुक्त की गई है? सुप्रिया सुले, पंकज मुंडे, सुनेत्रा पवार या रश्मि ठाकरे? राइट आंसर हो जाएगा सुनेत्रा पवार। एनसीपी के नेता और राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री नियुक्त की गई है। वे 2024 में राज्यसभा सांसद चुनी गई थी। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच, जॉनिक सिनर, अलेक्जेंडर जेवरेव या कार्लोस अल्कराज? राइट आंसर हो जाएगा कार्लोस अल्कराज ने। स्पेन के टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने नोवाक जोकोविच को हराकर ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 के पुरुष एकल का खिताब जीता। ध्यान रखेंगे ये किस देश के रहने वाले हैं, तो स्पेन देश के। उनके कैरियर का यह कौन सा ग्रैंड स्लैम था, तो खिताब था तो 7वां। उन्होंने पहली बार ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब जीता है। वे कैरियर में ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन में टेनिस का एक प्रतिष्ठित ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो ध्यान रखेंगे 1905 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया चैंपियनशिप के रूप में हुई थी। इसके सिंथेटिक हाई कोर्ट, ये ध्यान रखेंगे किस मैदान पर खेली जाती है, तो हार्ड कोर्ट मैदान पर खेली जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस महापुरुष के नाम पर रखने की घोषणा की है? गुरु गोविंद सिंह, गुरु रविदास जी, शहीद भगत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह? राइट आंसर हो जाएगा श्री गुरु रविदास जी के नाम पे। फरवरी 2026 में 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट जारी की गई है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? एनके सिंह, रघुराम राजन, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया या विवेक देवराय? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। मणिपुर के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? एन बीरेन सिंह, नेमचा किपगेन या युमनाम खेमचंद सिंह या ओकेराम इबोबी सिंह? राइट आंसर हो जाएगा युमनाम खेमचंद्र सिंह। आज का प्रैक्टिस सेट यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।